नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 भूगोल बोर्ड परीक्षा 2022 के पूरे प्रश्न पत्र का समाधान बेहद सरल और स्पष्ट तरीके से समझने जा रहे हैं। इस वीडियो में आपको बोर्ड की उत्तर लेखन शैली, शब्द सीमा का सही पालन तथा परीक्षा में अधिक अंक दिलाने वाली प्रस्तुति पूरी तरह सटीक रूप में मिलेगी। यदि आप कक्षा 12 की तैयारी कर रहे हैं या उत्तर लिखने के तरीके को मजबूत बनाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। तो आइए बिना किसी विलंब के हम अपनी पढ़ाई की शुरुआत करते हैं। यह उत्तराखंड बोर्ड 2022 का प्रश्न पत्र है। चलो इसे हल करने का प्रयास करते हैं और इसके नोट्स बनाते हैं। इसमें हमसे पहला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है। जो ये MCQ हैं, इसके मैंने सीधे आंसर दे रखे हैं जिससे आप मजबूत नोट्स बना सकते हो और याद कर सकते हो। इसमें तृतीय क्रियाकलाप का उदाहरण है व्यापार। अब इसमें देखो विवरण भी दे रखा है। तृतीय गतिविधियां सेवाओं से संबंधित होती हैं जैसे व्यापार, परिवहन, बैंकिंग। ये सभी सेवा क्षेत्र की या तृतीय अर्थव्यवस्था की क्या हैं, उदाहरण हैं इसके। जब GDP में इसका 50% से ज़्यादा का योगदान होता है तो इसे सेवा क्षेत्र की अर्थव्यवस्था कहा जाता है। चलो हम नीचे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एकल कृषि नहीं है। इसमें मिश्रित कृषि एकल कृषि नहीं है। अब विवरण देखो, एकल कृषि में केवल एक उत्पाद होता है जबकि मिश्रित कृषि में क्या होता है, 2 या अधिक उत्पाद होते हैं। अब तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मानव भूगोल का उपागम नहीं है। इसमें कौन सा नहीं है, अन्वेषण और वर्णन। अब विवरण में देखो, मानव भूगोल उपागम है क्षेत्रीय विविधता, मात्रात्मक क्रांति, स्थानीय संगठन। इसमें किसका अध्ययन नहीं किया जाता, अन्वेषण और वर्णन का अध्ययन। अब चौथा प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। इसमें भौगोलिक सूचना का स्रोत जो था ना आपका, प्राचीन महाकाव्य नहीं है। अब देखो विवरण में, भौगोलिक स्रोत मापन योग्य या तथ्यात्मक होना चाहिए। भौगोलिक सूचना का स्रोत कैसा होना चाहिए, मापन योग्य या तथ्यात्मक होना चाहिए। जबकि प्राचीन महाकाव्य को हम माप नहीं सकते, उसका तथ्यात्मक या भौगोलिक सूचना उतनी अच्छी नहीं मिलती, इसलिए यह क्या नहीं है, भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। चलो 5वें प्रश्न में बढ़ते हैं। गैरीसन नगर क्या होते हैं। गैरीसन नगर क्या होते हैं, जिसे सैनिक उद्देश्य से बनाए गए नगरों को हम क्या कहते हैं, गैरीसन नगर कहते हैं। अब विवरण देखो, इन नगरों में मुख्य रूप से सेना की तैनाती होती है। इसमें क्या होता है, सेना के जवानों को रखा जाता है या सेना से संबंधित कार्य होते हैं। इसमें अंबाला, जालंधर कुछ उदाहरण हो गए। अब इसमें छठा प्रश्न, मरुस्थलीय प्रदेशों में गांवों के अवस्थिति के मुख्य कारण बताइए था। इसमें से गांव, मरुस्थल जैसे क्षेत्रों में ना गांव की अवस्थिति या गांव के बसावट के क्या कारण हैं। यदि वहाँ जल होगा तभी वहाँ बसावट होगी, या अच्छा तापमान होगा, मिट्टी होगी, वहाँ सुरक्षा होगी, यातायात के मार्ग होंगे, तभी मरुस्थलीय प्रदेशों में गांव अवस्थित होंगे। यदि यह सभी सुविधाएं वहाँ मरुस्थलीय प्रदेशों में नहीं हुई तो वहाँ कोई भी गांव अवस्थित नहीं होगा या बसेगा नहीं वहाँ। दूषित अस्वच्छ जल के प्रभाव बताइए। ये 7वां प्रश्न था आपका, दूषित या अस्वच्छ जल के प्रभाव बताना था, मतलब गंदे जल से आपको क्या क्या प्रभाव होते हैं। इसमें उत्तर देखो, पेट और आंत संबंधी रोग। पहला क्या होता है, पेट और आंत संबंधी
रोग, दूसरा त्वचा रोग, तीसरा शारीरिक और मानसिक विकास में बाधा। ये 3 चीज़ होती है। इसके अंदर काफ़ी चीज़ें आती है लेकिन 1 नंबर में इतना ही काफ़ी हैं। अब ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत बताइए। 8वां प्रश्न, वाहन और ट्रैफिक। जब वाहन चलती हैं तो उसमें से काफ़ी ध्वनि प्रदूषण होती है। ट्रैफिक। अब 9वां प्रश्न है, मानव स्वास्थ्य पर वायु प्रदूषण के प्रभाव बताने हैं हमें। मानव स्वास्थ्य पर वायु प्रदूषण के प्रभाव। श्वसन रोग, हृदय रोग, आँख व त्वचा समस्याएं, जीवन प्रत्याशा में कमी। मानव स्वास्थ्य पर न वायु प्रदूषण के काफ़ी प्रभाव होते हैं। इससे मानव जीवन पर काफ़ी गंभीर प्रभाव पड़ता है। ये कुछ प्रभाव हैं जो आप लिख सकते हो। अब नीचे वाले प्रश्न पे देखो। प्रश्न संख्या 10, ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोत। अपारंपरिक स्रोत वे होते हैं जो मतलब परंपरा से चले नहीं आ रहे। ये कुछ पहले ही ढूंढे गए हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। ये किसके स्रोत हैं? ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोत के। इसके आप अच्छे से नोट्स बना लेना। चलो हम नीचे बढ़ते हैं। अब हमारा 11 प्रश्न था, मानव विकास के 3 प्रमुख घटक क्या हैं और प्रत्येक घटक का संक्षिप्त विवरण दीजिए। यहाँ हमारे तीसरे प्रश्न से 30-30 शब्द के या शब्द सीमा दी होती हैं, उसमें हमें 30-30 शब्द में ही लिखना होता है अपना उत्तर। चलो अब देखते हैं मानव विकास के 3 घटक क्या हैं और उसका संक्षिप्त विवरण देखेंगे हम। उत्तर देखो, अब ये ऐसे लिखा जाता है। मानव विकास के 3 मुख्य घटक हैं। पहला देखो स्वास्थ्य, दूसरा शिक्षा, तीसरा जीवन स्तर। अब इनका संक्षिप्त विवरण दो कहा है प्रश्न में, इधर देखो संक्षिप्त विवरण दीजिए। स्वास्थ्य का देख लो, जीवन प्रत्याशा, अगर जीवन प्रत्याशा अधिक लंबी होगी तो स्वास्थ्य अच्छा होगा। पोषण मतलब आपका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा है नहीं, आपको उचित पोषण या आहार दिया जा रहा है या नहीं। स्वास्थ्य सेवाएं, कुछ भी स्वास्थ्य सेवाएं आपके पास उपलब्ध है या नहीं। अब शिक्षा में देखो साक्षरता दर, आपके पास कितनी साक्षरता दर है या आप कितने पढ़े लिखे हैं, इसे देखते हैं। औपचारिक शिक्षा, कौशल विकास, आजकल शिक्षा से काफ़ी नहीं चलता जब तक आप कौशल विकास नहीं कर लेते। जीवन स्तर में आय अधिक होनी चाहिए आपकी, आपका रोजगार अच्छा होना चाहिए, जीवन की गुणवत्ता होनी चाहिए। यही मानव विकास के घटक हैं। चलो अब नीचे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न है, क्या कोई नगर केवल एक प्रकार वाला हो सकता है? वास्तविक नगर बहुकार्यात्मक क्यों होते हैं? वास्तविक नगर बहुकार्यात्मक क्यों होते हैं? अब हमें इसका उत्तर देना है। अब यहाँ देखो केवल एक प्रकार वाला नगर कल्पना में संभव है। कोई भी एक नगर एक कार्य पे टिका नहीं रह सकता। जैसे कोई भी नगर मान लो, जैसे एक नगर मान लो आप अपने हिसाब से, फिर उसमें देखो क्या कृषि ही कृषि होती है उस नगर में? नहीं, कृषि भी होती है उस नगर में, शिक्षा भी मिलती है, रोजगार के भिन्न भिन्न साधन हैं, स्वास्थ्य की भिन्न व्यवस्था है। अब देखो जैसे केवल औद्योगिक या प्रशासनिक, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि किसी उसमें ना नगर में औद्योगिक नहीं हो पाता, कुछ अलग भिन्नता या कुछ विशिष्टता आई जाती हैं। अब चलो नीचे बढ़ते हैं इसी वाले में। वास्तविक नगर बहुकार्यात्मक होते हैं, मतलब
उन नगरों में ना, जो नगर हैं उसमें बहुत कार्य होते हैं, क्योंकि व्यापार, उद्योग, शिक्षा, प्रशासन, उसमें व्यापार भी होता है उस नगर में, उद्योग भी लगे होते हैं, शिक्षा, प्रशासन, उसमें शासन व्यवस्था भी होती हैं, आवासीय ज़रूरतों के लिए लोग एक दूसरे पे निर्भर रहते हैं। आवासीय ज़रूरतें एक साथ मौजूद होती हैं, इसीलिए नगर क्या होते हैं, बहुकार्यात्मक नगर होते हैं और एक कार्यात्मक नहीं होते कोई भी नगर, ये ध्यान रखने वाली बात है। चलो अब नीचे देखते हैं। अब यहाँ पे 13वां प्रश्न है, मानव भूगोल के कुछ उप क्षेत्रों का नाम बताइए। 13वां प्रश्न है, ये इम्पोर्टेंट है और आपके पहले ही अध्याय में है, मानव भूगोल के उप क्षेत्र। अब इसमें उत्तर देखो, इसे हमने 30 शब्दों में देना है, तो आप इसे लिख सकते हो ऐसे ही। क्षेत्रीय भूगोल, जिसमें किसी क्षेत्र का भूगोल या उस क्षेत्र के बारे में दर्शाया जाता है। दूसरा, आर्थिक भूगोल, जिसमें धन के बारे में या उनके कैसे कार्य किए जाते हैं, आय कैसे अर्जित की जाती है बताया जाता है। जनसंख्या में जनसंख्या, लोगों के बारे में। सामाजिक भूगोल, नगरीय एवं औद्योगिक भूगोल। चलो अब नीचे देखते हैं। यहाँ पे 14वां प्रश्न है, अफ्रीका में प्राकृतिक संसाधन होने के बावजूद, क्या कह रहा है इसमें, अफ्रीका के पास ना प्राकृतिक संसाधन हैं। अब प्राकृतिक संसाधन आपने पढ़ा होगा, होने के बावजूद औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ क्यों है, पिछड़ा क्यों है कह रहा है। इसके पास प्राकृतिक संसाधन हैं, जैसे सूर्य भी हैं, प्राकृतिक संसाधन जो ये आजकल नए खोजे गए हैं, अपरंपरागत वाले। अब देखो इनके पास क्या है, अफ्रीका वासियों के पास ये सभी संसाधन मौजूद हैं, खनिज भी हैं, कपास उद्योग, सब चीज़ है मान के चलो। अब देखो तब से भी ना ये पिछड़े हुए क्यों हैं, ये इनके आगे न बढ़ने का कारण क्या है। इनके आगे न बढ़ने का कारण यह है कि ये राजनीतिक अस्थिरता और भ्रष्टाचार से लिप्त हैं। राजनीतिक अस्थिरता मतलब जो भी चुने हुए नेता होते हैं और जो अधिकारीगण होते हैं वो कैसे हैं, भ्रष्टाचार होते हैं, उनमें शासन के प्रति अच्छा व्यवहार नहीं होता, जिस कारण ये अफ्रीका वाले ज़्यादा तक पिछड़े हुए होते हैं। अवसंरचना, जिसमें सड़क, रेल, ऊर्जा का कमज़ोर होना होता है, वहाँ सड़क भी नहीं होती उतनी मजबूत, जिससे कि संसाधनों का बेहतर तरीके से उपयोग किया जा सके और उससे अधिक आय और रोजगार सृजित किया जा सके। रेल की व्यवस्था नहीं होती, ऊर्जा संसाधनों का या उनका बेहतर तरीके से योगदान नहीं ले पाते। ये पूंजी और प्रौद्योगिकी का अभाव होता है। ये देश छोटे छोटे होते हैं, जिसके कारण यहाँ पूंजी लगाने वाला और जो मध्यम वर्ग नहीं होता, जो प्रौद्योगिकी का बेहतर उपयोग कर सकता है, वो उतना खासा अच्छा नहीं होता। शिक्षा और कौशल का स्तर निम्न होता है। विदेशी निर्भरता और औपनिवेशिक अतीत होता है। जब आपको पता होगा उपनिवेशवाद आया था, तो उसने सभी देशों में या अफ्रीका महाद्वीप में काफ़ी आतंक मचाया हुआ था, उसका भी कारण हो सकता है उसकी वजह से। चलो अब नीचे देखते हैं। यहाँ पे हमारा 15वां प्रश्न है, भारत के प्रमुख राज्यों में गेहूं का उत्पादन कुंतल हेक्टेयर के हिसाब से है। ये तालिका के अनुसार बताइए और सर्वाधिक एवं न्यूनतम उत्पादन वाले राज्यों का कारण स्पष्ट कीजिए।
अब यहाँ पे हमें सबसे कम और सबसे ज़्यादा वाले राज्यों का बारे में बताना है आपको, और 2 प्रश्न दिए गए हैं। अब यहाँ पे देखो राज्य दिया गया है, इसमें कुंतल हेक्टेयर दिया गया है। ये पंजाब में 36.7, मध्य प्रदेश में 12.8, हरियाणा में 34.1, कर्नाटक में 6.9, महाराष्ट्र में 11.9 दिया है। इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा है? पंजाब वाला, और सबसे कम है आपका कर्नाटक वाला। अब यहाँ पे देखो प्रश्न क्या कह रहा है, सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य और कारण। सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? पंजाब। पंजाब में क्या है? प्रति हेक्टेयर गेहूँ अधिक मात्रा में उपजाया जाता है। यहाँ इसका कारण क्या है? उपजाऊ मिट्टी है। उपजाऊ मिट्टी है तभी तो अधिक गेहूँ का उत्पादन हुआ। सिंचाई की व्यवस्था अधिक है, नहर ट्यूबवेल हैं, जिसके कारण क्या होता है, वहाँ पे सिंचाई होती है अच्छी मात्रा में। आधुनिक बीज हैं। जब हरित क्रांति शुरू हुई थी यहीं हुई थी पहले, पंजाब हरियाणा राज्यों में। कृषि तकनीक आधुनिक हैं, जिसके कारण कृषि उत्पादकता में वृद्धि हुई है। और यहाँ के मजदूरों के पास ना हर व्यक्ति मध्यम वर्ग से संबंधित है, जिसके पास हर किसी किसान के पास एक से अधिक ही मशीन या औजार उपलब्ध मात्रा में होते हैं। इसी कारण क्या है, गेहूं उत्पादन तो ज़्यादा ही होना है। अब दूसरा प्रश्न देखो, न्यूनतम उत्पादन वाला राज्य और कारण। अब जो ऊपर वाला था ना उसी को उल्टा कर देना है। यहाँ पे देखो कैसे उल्टा करना है। उपजाऊ मिट्टी थी, यहाँ पे उपजाऊ मिट्टी नहीं होगी, ऐसा भी लिख सकते हो आप। यहाँ पे सिंचाई व्यवस्था ट्यूबवेल और नहर है, यहाँ नहीं है भी लिख सकते हो। आधुनिक बीज और नीचे वाले में नहीं है भी लिख सकते हो इसमें। अब यहाँ पे देखो दूसरा ही, चलो ये वाला लिख लो, ये भी अच्छा ही है। न्यूनतम उत्पादन वाला राज्य और कारण, कर्नाटक। यहाँ पे देखो कर्नाटक है, यहाँ कितना है 6.9%। वर्षा पर निर्भर खेती, वर्षा पर निर्भर खेती है यहाँ। जब मानसून आता है तभी गेहूं का उत्पादन अच्छा खासा हो पाता है। कम सिंचाई सुविधा, सिंचाई की सुविधा नहीं है, नहर नहीं है, ट्यूबवेल नहीं है, और किसी प्रकार के बांध से या नदी से सिंचाई सुविधा नहीं दी जाती। अब पारंपरिक कृषि व्यवस्था है, आजीविका के लिए कृषि की जाती है और घर का पालन किया जाता है। बस इतना ही है यहाँ कर्नाटक राज्य में। अब मिट्टी की कम उर्वरता है, मिट्टी की कम उर्वरता है तो आप जितना भी मेहनत करो या जितना भी सिंचाई करो उससे उत्पादन कम ही हो पाएगा। अब यहाँ पे 16वां प्रश्न देखो, बंजर भूमि और कृषि योग्य व्यर्थ भूमि में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये भी 3 अंक का है। बंजर भूमि, पहले हम देखेंगे बंजर भूमि प्राकृतिक रूप से उपजाऊ खेती के योग्य होती हैं। बंजर भूमि क्या होती हैं? प्राकृतिक रूप से अनुपजाऊ होती हैं, अनुपजाऊ लेकिन खेती के योग्य। यदि मानव उसमें अपने मशीनों के माध्यम से, आधुनिक यंत्रों के माध्यम से कुछ मेहनत करे ना, बंजर भूमि भी खेती योग्य बनाई जा सकती हैं। अब कृषि योग्य भूमि क्या होती है? व्यर्थ भूमि। कृषि योग्य व्यर्थ भूमि पहले उपजाऊ थी लेकिन लगातार खेती या अन्य कारणों से उपज कम हो गई। कृषि योग्य व्यर्थ भूमि उसे कहते हैं जहाँ पहले उपजाऊ तो थी लेकिन क्या होता है, लगातार खेती या अन्य कारणों से क्या हो गई, ये उपज कम हो गई। अब देखो उपयोग क्या होता है इनका, बंजर भूमि में चरागाह या जंगल के रूप में उपयोग किया जाता है। यहाँ अंतर पूछ रहा है ना, इसी उपयोग में ही अंतर छिपा है। देखो बंजर भूमि में चरागाह या जंगल होता है। इसमें कृषि योग्य व्यर्थ भूमि में सुधार के बाद खेती की जा सकती है। कृषि योग्य व्यर्थ भूमि में सुधार के बाद खेती की जा सकती है। चलो अब नीचे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे अब 17वां प्रश्न है, पंजाब हरियाणा और तमिलनाडु राज्यों में सर्वाधिक भूजल विकास के लिए कौन से कारक
जिम्मेदार हैं? पंजाब, हरियाणा और तमिलनाडु राज्यों में भूजल विकास, जो ज़मीन के नीचे जल नहीं होता उसके विकास के लिए कौन से कारक जिम्मेदार हैं? चलो इसको देखते हैं, ये भी 3 अंक वाला है। भूजल विकास के कारण देखना है हमें पंजाब, हरियाणा और तमिलनाडु में। यहाँ क्या है? सिंचाई सुविधा हैं, जैसे नहरें, ट्यूबवेल, इनके कारण क्या होता है? भूजल का विकास होता है अच्छे तरीके से। कृषि क्षेत्र की उपजाऊ मिट्टी और पानी की उच्च मांग होती है यहाँ, इसीलिए भूजल जो होता है ना, ज़मीन के अंदर का जल, उसका अच्छे से विकास किया जाता है, उसको संरक्षित भी किया जाता है, उसका इस्तेमाल भी किया जाता है। इस्तेमाल किस में किया जाता है? सिंचाई सुविधा में किया जाता है, और कृषि क्षेत्र की उपज और पानी की उच्च मांग भी होती है वहाँ। आधुनिक कृषि तकनीक और बोरवेल का व्यापक उपयोग। पंजाब और हरियाणा राज्य में इसी कारण क्या होता है? भूजल विकास अत्यधिक होता है। अब चलो हम नीचे देखते हैं 18वां प्रश्न। वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों का उल्लेख कीजिए। वायु प्रदूषण किससे होता है? उसके स्रोतों का हमें क्या करना है? उल्लेख करना है। वायु प्रदूषण के स्रोत कौन कौन से हैं? जैसे औद्योगिक धुआं और गैसें। आजकल औद्योगिक युग हैं, क्योंकि आजकल उद्योग ज़्यादा मात्रा में हैं। अब यहाँ देखो, वाहनों द्वारा उत्सर्जन, जो कार, ट्रक, बस, इनसे जो धुआं निकलता है उससे भी वायु प्रदूषण अधिक मात्रा में होता है। घरों में ठोस ईंधन का जलना, जैसे लकड़ी हो गया, गोबर के उपले हो गए, इसी मात्रा में, इसी तरीके से अन्य कारक भी हो गए। निर्माण कार्य और धूल, आजकल निर्माण कार्य अधिक हो रहे हैं, घर मकान अधिक बन रहे हैं, उद्योग ज़्यादा खुल रहे हैं, स्कूल, सड़क, ऐसे चीज़ें का ज़्यादा विस्तार हो रहा है, तो वायु प्रदूषण तो होगा ही। ये वायु प्रदूषण के स्रोत हैं। चलो अब 19वां देखते हैं। भारत में अबरख के वितरण का विवरण दीजिए। अबरख भारत में कहाँ कहाँ पाया जाता है? यह 3 अंक का है और 30 शब्द में ही लिखना है, शब्द सीमा पार नहीं करनी। झारखंड में कौन सा है आपका? हजारीबाग और गिरिडीह। राजस्थान में भादराचल और बांसवाड़ा हैं। पश्चिम बंगाल में मिदनापुर और बाकुंडा हैं। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर हैं। मध्य प्रदेश में रीवा। इनको पूरा याद कर लेना ये वाला। चलो हम नीचे बढ़ते हैं। यहाँ देखो 20वां प्रश्न है। भारत के अत्यधिक गर्म, शुष्क और अत्यधिक ठंडे आर्द्र क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व निम्न है। जलवायु की भूमिका स्पष्ट कीजिए। जलवायु के कारण ना इन क्षेत्रों में इतनी भिन्नता क्यों होती है, यही बताना है हमें। गर्म शुष्क क्षेत्रों में क्या होता है? पानी की कमी और कठिन कृषि व्यवस्था होती है। गर्म और शुष्क क्षेत्रों में जहाँ पानी कम मात्रा में पाया जाता है और गर्मी ज़्यादा होती है, इनमें क्या होता है? पानी कम होता है, कठिन कृषि परिस्थितियाँ होती हैं। पानी ही नहीं होगा तो कृषि कहाँ से होगी? इसी कारण कृषि परिस्थितियाँ या कृषि से संबंधित व्यवस्था यहाँ नील पड़ी रहती हैं। अब यहाँ देखो ठंडे आर्द्र क्षेत्रों में क्या होता है? कठोर जलवायु होती हैं, वहाँ बर्फ़ भी पड़ी रहती हैं कहीं कहीं। जैसे हिमालय क्षेत्रों में कठिन आवासीय स्थिति होती है, वहाँ बहुत ठंडा होता है, तो आवास हैं जो वहाँ के जहाँ लोग रहते हैं वहाँ तो कठिन स्थिति ही होगी। चलो अब निष्कर्ष देखो। प्रतिकूल जलवायु है यहाँ, अनुकूल जलवायु नहीं। प्रतिकूल जलवायु में मानव बसावट और जनसंख्या घनत्व
कम होता है। प्रतिकूल जलवायु जैसे कश्मीर देखो, हिमालय देखो, जहाँ हमेशा बर्फ़ पड़ी रहती है इनकी चोटियों में, उसमें मानव क्या होते हैं, बसावट कम होती है, मतलब वहाँ कम लोग रहते हैं। जनसंख्या घनत्व प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में लोगों की संख्या कम पाई जाती है। अब यहाँ पे 21वां प्रश्न देखो, विकासशील देशों में नगरीय बस्तियों की समस्या की विवेचना कीजिए हैं ये। अब बताना है कि विकासशील देशों में नगरों में कौन कौन सी समस्या हैं, समस्याओं का विवेचन करना है। आपसे समस्या तो पूछा है, उनका विवेचन करना है, उनके बारे में मतलब थोड़ा और लिखना है। चलो यहाँ पे उत्तर कैसे लिखेंगे हम देखते हैं। विकासशील देशों में नगरीय बस्तियाँ तेज़ी से बढ़ रही हैं। जैसे भारत का ही एग्जाम्पल देख लो, भारत में भी कितनी नगरीय बस्तियाँ बढ़ रही हैं। लोग ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में पलायन कर रहे हैं, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए और आधुनिक सभ्यता से मिलाव या मेलजोल के लिए। इससे प्रमुख समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। कौन कौन सी प्रमुख समस्या उत्पन्न हुई हैं? अतिक्रमण और झुग्गी झोपड़ियाँ। ग्रामीण से जो लोग गए हैं उनका कहाँ हो रहे हैं, शहरों की ओर अतिक्रमण हो रहा है और झुग्गी झोपड़ियाँ बड़ी संख्या में दिख रही है हमें। ये तो है समस्या। अब देखो, लोग शहरों में बसते हैं लेकिन सुरक्षित और नियमित आवास नहीं मिल पाता। इसी कारण आपका क्या होता है, झुग्गी झोपड़ियों का निर्माण होता है जो गंदगी फैलाते हैं और स्थानीय संसाधन को क्या होता है, जो सीमित मात्रा में होते हैं उन पर बोझ पड़ता है, जिसके कारण प्रत्येक व्यक्ति को कम मात्रा में मिलने लगता है। अब देखो, कचरा प्रबंधन और स्वच्छता। दूसरा क्या है, कचरा प्रबंधन और स्वच्छता। कचरा संग्रहण असंगठित हो जाता है। फिर वहाँ पे देखो, लोग बढ़ते हैं तो कचरा का संग्रहण असंगठित होता है, क्योंकि उतने अधिक लोग बसते हैं तो कचरे का अच्छे तरीके से प्रबंधन नहीं होता। गंदगी बढ़ती है जिसके कारण जल जनित रोग बढ़ते हैं। गंदगी बढ़ेगी तो क्या होगा, जल जनित रोग भी बढ़ेंगे। अब तीसरा देखो, यातायात जाम और पर्याप्त परिवहन। इससे क्या होता है, यातायात में जाम लगता है। ज़्यादा लोग होंगे, ज़्यादा गाड़ियाँ होंगे तो जाम तो लगेगा ही, पूरा बाजारी भर जाता है। और अपर्याप्त परिवहन का क्या होता है, वह अपर्याप्त मात्रा में मिलने लगता है लोगों को। जैसे सड़कें, सार्वजनिक परिवहन सीमित होते हैं, समय की हानि और प्रदूषण बढ़ने लगता है धीरे धीरे। अब चौथा देखो, वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण। इतने लोग जब नगरों में बसते हैं, वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण तो होना ही है। औद्योगिक और वाहनों का उत्सर्जन स्वास्थ्य प्रभावित करता है। देखो, औद्योगिक का जो धुआं निकलता है या अन्य कारक जो भी है, औद्योगिकरण के कारण से विकासशील देशों में नगरीय बस्तियों को प्रभावित करते हैं। उसके कारण वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण होता है और ये स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है, जिसके कारण मनुष्य का स्वास्थ्य चिड़चिड़ा और वह काम में लापरवाह होते जाता है या कम कार्य करना चाहता है। चलो अब नीचे देखो, बेरोजगारी और सामाजिक असमानता। अब यहाँ पे देखो, रोजगार पर्याप्त नहीं है। इतने अधिक शहरों में लोग बस गए तो क्या सभी को रोजगार मिलेगा, नहीं मिल पाता। इसलिए रोजगार क्या है, अपर्याप्त हैं, पर्याप्त नहीं है। गरीबी, जिसके कारण गरीबी होती है, अपराध बढ़ता जाता है। चलो अब ये क्या हो गए, नगरीय बस्तियों की समस्या और उनका विवेचन देख लिया हमने। यह आपको पूरा याद होना चाहिए, अच्छे से देख लो और अच्छे से याद करना इसे। चलो अब नीचे बढ़ते हैं। भारत में जनसंख्या घनत्व के स्थानिक वितरण की विवेचना कीजिए। जनसंख्या घनत्व को बताना है आपको। भारत में जनसंख्या घनत्व के स्थानिक वितरण, स्थान मतलब स्थान पे इसका वितरण कैसा है। जैसे हिमालय में कैसा पाया जाता है और कुछ मैदानी भाग में कैसा पाया जाता है।
स्थानिक वितरण के राजस्थान स्थान में इसका वितरण कैसा पाया जा रहा है। अब चलो इसे नीचे देखो। भारत में जनसंख्या घनत्व का वितरण असमान है। हिमालय में कहीं कम लोग रहते हैं, मैदान में ज़्यादा। उच्च घनत्व कहाँ पाया जाता है? उच्च घनत्व मतलब होता है ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पाई जाती है, या प्रत्येक किलोमीटर में ज़्यादा लोग कहाँ पाए जाते हैं। गंगा और यमुना के मैदानी क्षेत्रों में जहाँ उपजाऊ मिट्टी होती है, सिंचाई सुविधाएं होती हैं, वहाँ पाया जाता है। अब कम घनत्व कहाँ पाया जाता है? पश्चिमी रेगिस्तान क्षेत्रों में, जहाँ रेगिस्तान होता है, उपजाऊ खेती नहीं होती, वहाँ पाया जाता है। हिमालय और पठारी क्षेत्र में, जहाँ जलवायु कठिन और संसाधन सीमित होते हैं, वहाँ कौन से लोग जाना पसंद करेंगे? कोई नहीं, इसीलिए यहाँ कम घनत्व होता है। अब देखो, औद्योगिकरण, परिवहन और रोजगार उपलब्धता जनसंख्या वितरण पर सीधे सीधे असर डालती हैं। ये देखो कौन कौन से औद्योगिकरण, परिवहन, रोजगार उपलब्धता, ये जनसंख्या वितरण पर मतलब इस किसी स्थान पे ना यदि यह है तो वहाँ पे ना ज़्यादा लोग बसना पसंद करते हैं। इसके कारण क्या हो रखा है? शहरों में जनसंख्या अधिक हुई है। इसी के कारण क्या हो रखी है? शहरों में ग्रामीण क्षेत्रों में कम है, जिसके कारण देखो शहरों में जनसंख्या अधिक है और ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या क्या है? कम है। अब यहाँ पे देखो 23वां प्रश्न है, प्राथमिक और द्वितीयक गतिविधियों में क्या अंतर है? प्राथमिक गतिविधियाँ वे होती हैं जो प्रकृति से जुड़ी होती हैं, और द्वितीयक वे होती हैं जो कच्चे माल को तैयार उत्पाद में बदलता है। अब इसमें देखो, प्राथमिक संसाधन का प्रत्यक्ष उपयोग किया जाता है प्राथमिक गतिविधियों में, जैसे कृषि, मछली पालन, खनन। इसमें उत्पादन को क्या किया जाता है? प्रकृति से प्राप्त किया जाता है, और दूसरा क्या है? द्वितीय गतिविधियाँ कच्चे माल को तैयार उत्पाद में बदलना होता है इसमें, जैसे वस्त्र उद्योग, जैसे कपास से कोई भी वस्त्र बनाए जाते हैं, निर्माण कार्य होता है, मशीनरी उत्पादन को क्या कहते हैं? मूल्यवर्धित उत्पाद होता है। यहाँ पे देखो कुछ नहीं आ रहा इधर साइड से, जो दिख नहीं रहा, ये देखो इसमें उत्पादन तैयार और मूल्यवर्धित उत्पाद होता है। द्वितीय गतिविधियों में क्या होता है? उत्पादन को मूल्य बढ़ाया जाता है उसको। अब इसमें अंतर देखो, प्राथमिक में प्राकृतिक संसाधन का उपयोग किया जाता है, जैसे जंगलों से कोई भी प्राप्त वस्तु हो, जैसे कोई लकड़ी हो या मछली वछली हो, ये क्या आते हैं आपके प्राकृतिक संसाधन में। जब उसका मूल्य बदला जाता है या उसको प्रसंस्कृत किया जाता है तो वे आते हैं द्वितीय गतिविधियों में। द्वितीय में उद्योग और उत्पादन प्रक्रिया आते हैं, आती हैं। अब 25वां प्रश्न देखो इधर, जनसांख्यिकी संक्रमण मतलब जनसंख्या में कैसा बदलाव हो रहा है, उसकी 3 अवस्थाएं हैं, ये उनका विवेचन करना है। पहले 3 अवस्थाओं को बताना है, पहली अवस्था, दूसरी अवस्था, तीसरी। अब देखो, पहली में जन्म और मृत्यु दोनों उच्च थे। जन्म बच्चे अधिक भी ले रहे थे और लोग अधिक मर भी रहे थे, दोनों अधिक थे। जनसंख्या स्थिर थी, जिसके कारण जनसंख्या क्या हो गई? स्थिर हो गई, क्योंकि ज़्यादा मर भी रहे थे और ज़्यादा जन्म भी ले रहे थे, जिसके कारण फिक्स था सब। अब दूसरी अवस्था में क्या हुआ? मृत्यु दर घटता है, जन्म दर उच्च होता है, जिसके कारण जनसंख्या तेजी से बढ़ी, क्योंकि यहाँ जन्म दर घट गया। जन्म दर उच्च हो गया और मृत्यु दर घटता है,
इसके कारण जनसंख्या तेज़ी से बढ़ती है। अब तीसरी अवस्था में देखो जन्म दर घटती हैं। जन्म दर घटती है मतलब लोग बाग कम जन्म लेते हैं या बच्चे कम संख्या में होते हैं। मृत्यु दर भी कम होती है। जनसंख्या धीमी गति से बढ़ रही है। अभी देखो भारत में जनसंख्या धीमी गति से या स्थिर हो रही है, या अभी ऐसा तो नहीं कि ज़्यादा तीव्र गति से बढ़ रही हो, अभी स्थिर है भारत की जनसंख्या। अब देखो यह संक्रमण विकासशील देशों में स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक बदलाव के साथ आता है। अब देखो भारत की जनसंख्या क्या हो गई ना, स्वास्थ्य भी पा लिया, शिक्षा भी पा लिया, अब आर्थिक बदलाव की ओर बढ़ रही है। तो क्या है, जनसंख्या धीमी गति से और स्थिर गति से बढ़ रही है। अब तीनों अवस्थाएं देख लिया हमने। चलो अब नीचे बढ़ते हैं। यहाँ हमें देखो रोपण कृषि की विशेषताएं और भिन्न देशों में उगाई जाने वाली फसलें बताइए। अब देखो हमें रोपण कृषि के बारे में बताना है, इसकी विशेषता बतानी है और भिन्न देशों में उगाई जाने वाली फसलें भी बतानी हैं। अब यहाँ पे देखो रोपण कृषि की हम विशेषता बताएंगे। ये देखो इसकी विशेषता है, फसल 1 या 2 बार बोई जाती हैं। इसको 1 वर्ष में 1 या 2 बार बोई जाते हैं। श्रम और निवेश अधिक आवश्यक होते हैं। सिंचाई उर्वरक पर निर्भर करती है। सिंचाई और उर्वरक पर निर्भर करती है रोपण कृषि। ये 3 बिंदु आपको याद होने चाहिए और इसके जिस राज्यों में यह पाए जाते हैं ना, वो भी आपको सीधे याद होने चाहिए, क्योंकि रोपण कृषि वाला अधिक आता है एग्जाम में आपके। अब देखो प्रमुख फसलें, चाय असम और पश्चिम बंगाल में अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। कॉफ़ी कर्नाटक और केरल में, रबड़ केरल और तमिलनाडु में, तंबाकू और कपास विभिन्न देशों में पाई जाती हैं। यहाँ पे कहा गया है ना, भिन्न देशों में उगाई जाने वाली फसलें बताइए कौन कौन सी हैं। यहाँ पे तंबाकू और कपास जो विभिन्न देशों में उगाई जाती हैं। इसी के साथ आपका यह चैप्टर या विगत वर्ष 2022 के पूरे प्रश्न समाप्त हो गए। इसी के साथ हमारा यह प्रश्न पत्र पूरा होता है। इसके जो आखिरी का प्रश्न बचा उसे मैं एक ही वीडियो में 3-4 दिन के बाद यूट्यूब में डालूँगा। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।